इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थी आप ध्यान दीजिए। हम आज पिछले वीडियो में तो हमने क्रिया के सारे भेद, क्रिया के बारे में जानकारी दी थी। आज हमारा दूसरा विषय है विशेषण। ठीक है, तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दूसरा जो विषय है विशेषण, उसके आधार पर आप विशेषण से ही पता चलता है कि जो किसी शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं। तो हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे सर्वप्रथम। तो इसमें परिभाषा में देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। बहुत ही सरल साधारण परिभाषा है, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। देखिए उदाहरण जैसे सुंदर बालक, पाव भर दही, 4 बंदर, ये 3 उदाहरण है। इस आधार पर देखिए इन वाक्यों में क्रमशः सुंदर, पाव भर और 4, ये जो शब्द है सुंदर, पाव भर और 4, ये शब्द बालक, दही और बंदर शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। बता रहे हैं ना विशेषता कैसे? देखिए बालक सुंदर है, दही पाव भर है और बंदर कितने? 4 है। इस प्रकार अब देखिए इन्हीं को हम विशेष्य कहते हैं। कैसे कहते हैं कि देखो, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और इन जो उपरोक्त उदाहरणों में जो बालक, दही और बंदर, ये जो शब्द है, ये बालक, दही और बंदर जो शब्द है ये विशेष्य है। क्यों? क्योंकि जो सुंदर, पावर और 4 शब्द है ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसको विशेष्य कहा जाएगा। इस प्रकार विशेषण के भेद देखते हैं आगे। तो भेदों में हमारे जो व्याकरण विद्वान हैं उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर, बहुत सारे तर्कों के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने विशेषण के कुल 6 भेद माने हैं। ठीक है, पहले 4 माने गए थे, लेकिन अन्य विद्वानों ने इस पर बहुत गहन शोध किया, चर्चाएं की, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, विशेषण के तो 6 भेद माने जाएंगे। कौन कौन से 6 भेद माने जाएंगे? सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण और 6ठा भिन्नतावाचक विशेषण। इस प्रकार विशेषण के 6 भेद माने गए हैं। आगे हम विस्तृत रूप से इन भेदों की चर्चा करेंगे। विशेषण के भेद शुरू करते हैं। विशेषण के भेदों में पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग और गुणों को या इनसे संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण हमेशा संज्ञा के गुण या दोषों का बोध करवाते हैं। तो ठीक है, इस आधार पर देखिए उदाहरण, गौरा सुंदर गाय है। गौरा कैसी गाय है? सुंदर गाय है। वह लाल फूल है और राम चतुर छात्र है। तो इस वाक्यों में गाय सुंदर है, तो गाय का सुंदर होना इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर वह लाल फूल है तो फूल का लाल होना इसकी विशेषता है और राम का चतुर होना इसकी विशेषता है। तो यहाँ पर हो गया गुणवाचक विशेषण। दूसरा इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं। संख्या का बोध कैसे कराते हैं? देखिए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं कि उन्हें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध भी होता है। अब निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध
होने के कारण इसके वापस दो भेद भी माने गए हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन दोनों भेदों का विस्तृत वर्णन देखिए आप आगे। निश्चित संख्यावाचक के भी बहुत सारे भेद बताए गए हैं, अनिश्चित संख्यावाचक के भेद है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। जो शब्द संख्या और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे वे कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि भाई 5 किताबें, तो 5 किताबें, किताबों का 5 होना निश्चित संख्या है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक में जब हम कहते हैं कि कई या कुछ, तो जहाँ पर देखिए कि कुछ बेर है हमारे पास, तो हमने गिने नहीं है, हमारे पास निश्चित संख्या नहीं है उनकी, तो हम वहाँ पर कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बाद संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के भेद है ना। तो इसमें देखिए संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे निश्चित संख्याओं का बोध तो हमें पता है 5, पहला, चौथा, तो ये इस प्रकार इसके 4 उपभेद माने गए हैं। 4 उपभेदों के आधार पर हमें पता चलेगा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार है। तो इसमें पहला है गणनावाचक। गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जिनसे गणना का बोध हो, स्पष्ट पता चले 1, 2, 3, 4 ऐसी गणना कि भाई 2 है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो हम संख्या बता देते हैं, तो वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक गणनावाचक विशेषण होगा। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं जिनसे क्रम का बोध हो। पहले में गणना का बोध हुआ, वैसे यहाँ क्रम का बोध हो कि पहला, चौथा, 7वां, जिस नंबर के अनुसार बच्चे बैठे हो या फिर किसी और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी हो, पहला, चौथा, 7वां ग्रह कौन सा है, तो इस प्रकार उसकी निश्चित गणना क्रम का बोध हो, तो वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण। फिर है आवृत्तिवाचक। अब आवृत्तिवाचक में ध्यान दीजिए कि जिनसे ज्ञात होता है कि विशेष कितने गुना है ना, कितने गुना बड़ा है, कितने गुना छोटा है, उसके अनुसार उसकी गुना, जैसे गुना, चौगुना या 10 गुना। ठीक है, अगला है समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो समुदायवाचक में जिनसे संख्या के समूह का बोध हो, यानी समूह की जानकारी है, अब कि 2, 4 या 8 कितने लोगों का समूह है या कितने अन्य चीजों का समूह है, वस्तुओं का समूह है, जानवरों का समूह है, तो जो समूह है उनकी संख्या का बोध हो, तो वहाँ पर होगा समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद ये स्पष्ट हो गए हैं। या अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होगा, जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जैसे अब कई शब्द हैं, कुछ, सब, बहुत, इन सब में हमें यह पता नहीं चल रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण का अगला और तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द से आपको पता है कि किसी भी वस्तु की गणना का पता चलता है, नाप तौल का पता चलता है। तो कैसे, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की नाप तौल संबंधी विशेषताओं का पता चलता है या ज्ञान हो, नाप तौल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
ठीक है। परिमाणवाचक नाम पर ध्यान दीजिए, ना कि परिणामवाचक। यहाँ पर है परिमाण, परिमाण से तात्पर्य है नाप तौल के बारे में, ठीक है। जैसे थोड़ा दूध, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा, सबके तौल के अलग अलग माप दिए गए हैं। थोड़ा दूध है, पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाण हो सकते हैं। नाप का अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी, वो भी है निश्चित अनिश्चित। तो संख्या अगर हमें मालूम है तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और जहाँ हमें संख्या नहीं पता तो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण के भी निम्नलिखित दो भेद माने गए हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें निश्चित माप तौल का पता चलता है, 1, 4, 10 या पाव, आधा किलो, इसके बारे में, या कपड़ा नापना है तो उसके अनुसार तो हमें संख्या का पता हो, या तो वहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण। और जहाँ हमें निश्चित माप तौल का ज्ञान न हो वहाँ होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। माप तौल का पता न हो मतलब थोड़ा, जैसे इसमें बताया उदाहरण में थोड़ा दूध, तो हम कहेंगे भाई थोड़ा दूध है, या बहुत अधिक बच्चे इकट्ठे हो गए, तो हमें संख्या का पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर, या माप तौल का पता नहीं है, तो यहाँ पर होगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। यहाँ पर वस्तुओं का, जो वस्तुएं हैं उनकी नाप तौल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है, एक में अनिश्चित आधार पर और इसमें निश्चित में निश्चित आधार पर। तो अब तक हमने पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, और अगली कक्षा में हम इसके आगे के तीनों भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।